एवरीवन, वेलकम टू तरना पब्लिकेशन। मैं हूं मनीषा स्वामी और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल तरना पब्लिकेशन में। तो सेल बायोलॉजी के अंदर हमने कुछ ऑर्गन्स पढ़े थे, सेल ऑर्गन्स जो पढ़े थे उनके अंदर हमने एक टॉपिक जो छोड़ दिया था, लेकिन छोड़ा तो हमने बिल्कुल नहीं है। आज हम वो टॉपिक करेंगे जो कि सेल ऑर्गन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक जिसे आप कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि न्यूक्लियस होता क्या है। तो न्यूक्लियस सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और जो सेल ऑर्गन होते हैं उनमें सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है, तो वो होता है केंद्रक। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो जैसे मान लीजिए ये एक सेल है, चाहे प्लांट सेल ले लीजिए या एनिमल सेल ले लीजिए, और इसके बीचों बीच क्या होता है, केंद्रक उपस्थित होता है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल चाहे डीएनए हो, आरएनए हो या फिर क्रोमोसोम हो, जो भी चीज़ होती है वो इस केंद्रक के अंदर उपस्थित होती है। और इसके चारों ओर क्या प्रेजेंट होती है, इसके चारों ओर प्रेजेंट होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जिस प्रकार से सेल के चारों ओर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उसी तरह केंद्रक के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन का कार्य क्या होता है कि कोशिका को आकृति प्रदान करना, उसको सुरक्षा प्रदान करना, उसकी आकृति है उसके आकार को निश्चित करना। उसी प्रकार से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का भी यही कार्य होता है कि न्यूक्लियस को आकार प्रदान करना और सुरक्षा प्रदान करना। तो न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं कि न्यूक्लियस की खोज किसने की। तो डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। कुछ स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेल की खोज तो रॉबर्ट हुक ने की थी और न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन के अंदर हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि सेल की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने और न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। तो इन्होंने खोज कब की थी, तो वो की थी 1831 में। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। अब बात करते हैं कि जो न्यूक्लियस की खोज है वो उन्होंने किसमें की, तो ऑर्किड प्लांट के अंदर, ऑर्किड प्लांट की जो जड़ें थी उनके अंदर इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की, यानी कि इन रूट ऑफ ऑर्किड प्लांट्स। ऑर्किड प्लांट्स की जड़ों में न्यूक्लियस की खोज की गई। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑर्किड क्या होता है, तो ऑर्किड एक फ्लावर का नाम है। ऑर्किड फ्लावर का नाम है जिनके जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में न्यूक्लियस की खोज की गई थी। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑर्किड प्लांट्स की जड़ों में न्यूक्लियस की खोज की गई थी। अब बात करते हैं कि न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक नाम इन्हें दिया किसने था, तो इसका नामकरण किसने किया था, तो दोस्तों सेम साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी खोज की थी, उन्होंने ही इसे नामकरण दिया था न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। तो रॉबर्ट ब्राउन ने ही इसकी खोज की थी और रॉबर्ट ब्राउन ने ही इसे न्यूक्लियस नाम दिया था। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी केंद्रक को और किस नाम से जाना जाता है, तो केंद्रक को जाना जाता है कंट्रोलर ऑफ द सेल। कंट्रोलर ऑफ द सेल यानी कि कोशिका का नियंत्रक न्यूक्लियस को कहा जाता है। तो ये कंट्रोलर ऑफ द सेल न्यूक्लियस को क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो सेल के अंदर जितनी भी गतिविधियां होती है, फिर चाहे वो राइबोसोम को प्रोटीन बनाना हो या सेल डिवीजन हो या फिर माइटोकॉन्ड्रिया को एटीपी का निर्माण करना हो, ये सभी गतिविधियां कौन करता है, ये न्यूक्लियस करता है। इन सभी गतिविधियों को नियंत्रित करने का कार्य न्यूक्लियस करता है, इसलिए इसे कंट्रोलर ऑफ द सेल कहा जाता है। तो ये क्या करता है, इसे क्यों कहते हैं कंट्रोलर ऑफ द सेल, क्योंकि ये सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। कौन सी गतिविधियों को, चाहे वो सेल डिवीजन हो या फिर माइटोकॉन्ड्रिया को एटीपी बनाना हो या राइबोसोम को प्रोटीन का निर्माण करना हो या प्रोटीन का संश्लेषण करना हो, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, कंट्रोलर ऑफ द सेल। अब इसके अंदर एक नाम आता है कैरियोलॉजी। कैरियोलॉजी, तो कैरियोलॉजी क्या है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नाम इसके अंदर है। इसके अंदर इससे आपके एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि कैरियोलॉजी क्या होता है। तो
कैरियो जो वर्ड है, कैरियो वर्ड बना है कैरियोन से, और कैरियोन का अर्थ होता है न्यूक्लियस। कैरियो वर्ड बना है कैरियोन से और कैरियोन का अर्थ होता है न्यूक्लियस। और लॉजी का आपको पता ही है, लॉजी का अर्थ होता है स्टडी, यानी कि अध्ययन करना। तो न्यूक्लियस की अध्ययन, केंद्रक का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, कैरियोलॉजी। तो हम कह सकते हैं कि कैरियोलॉजी किसे कहते हैं, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। अब आप ये बताएंगे कि जो साइटोलॉजी है, साइटोलॉजी जो वर्ड है वो किसके लिए यूज किया जाता है, या साइटोलॉजी वर्ड किसे कहते हैं। तो कैरियोलॉजी तो किसे कहते हैं, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। तो आप ये बताएंगे कि साइटोलॉजी किसे कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं केंद्रक जो है वो सभी जीवित कोशिकाओं के अंदर प्रेजेंट होता है। ये बात हमने पहले पढ़ी थी कि न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स। केंद्रक सभी जीवित कोशिकाओं के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसके बाद आपने देखा होगा कि जो कोई भी बहुत सारी नोटबुक्स हैं, नोट्स हैं या फिर जो बुक्स हैं, उनके अंदर लिखा होता है कि आरबीसी के अंदर केंद्रक एब्सेंट होता है। तो आरबीसी क्या कोई सेल नहीं है या फिर वो लिविंग सेल नहीं है। आरबीसी भी क्या है, एक लिविंग सेल है, लेकिन आरबीसी के अंदर केंद्रक एब्सेंट होता है। ये कैसे हो सकता है कि एक तरफ तो ये है कि सभी जीवित कोशिकाओं के अंदर केंद्रक प्रेजेंट होता है और दूसरी तरफ की आरबीसी के अंदर केंद्रक जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन क्या आरबीसी की पूरी लाइफ साइकिल में कभी उसके अंदर केंद्रक प्रेजेंट नहीं होता? तो होता है। हम ये कह सकते हैं कि जो मैच्योर मैमेलियन आरबीसी है, यानी कि जो विकसित स्तनपायी आरबीसी है उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। हम ये कह सकते हैं कि मैच्योर मैमेलियन आरबीसी जो है उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं हो सकता, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आरबीसी की लाइफ साइकिल में कभी ना कभी ऐसा टाइम आता है जब उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो देखिए कैसे इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जब आरबीसी का निर्माण होता है, मान लीजिए ये आरबीसी है, तो जब इसका निर्माण होता है तब इसके अंदर केंद्रक प्रेजेंट होता है और वो भी इसके बीचों बीच प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो न्यूक्लियस है उसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। हर कोशिका के अंदर केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली प्रेजेंट होती है, लेकिन जो आरबीसी है उसके चारों ओर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, वो एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है और केंद्रक इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का कार्य क्या था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का कार्य ये था कि जो केंद्रक है उसको सुरक्षा प्रदान करना और उसकी आकृति को निश्चित करना। जब आरबीसी का निर्माण होता है तो उसके चारों ओर उसके अंदर बीचों बीच केंद्रक उपस्थित होता है और वो भी एकदम सुस्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन जब ये विकसित होती है, जब इसका विकास होता है, आरबीसी का विकास होता है, तो केंद्रक कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगता है, यानी कि टूटी फूटी संरचना में दिखाई देने लगता है। इसका कारण क्या है? इसका ये कारण है क्योंकि इसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। तो जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी तो इसको आकृति प्रदान कौन करेगा? इसलिए इसकी संरचना कुछ टूटी फूटी दिखाई देने लग जाती है। और जब ये पूर्ण विकसित होता है, जब आरबीसी पूर्ण विकसित होती है तब इसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो दिखाई देना बंद हो जाता है, यानी कि न्यूक्लियस का एंड हो जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो मैच्योर मैमेलियन आरबीसी है, यानी कि जो विकसित स्तनपायी आरबीसी है, उसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। लेकिन आरबीसी के अंदर तो न्यूक्लियस प्रेजेंट था, तो हम ये नहीं कह सकते कि आरबीसी की किसी भी लाइफ साइकिल में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। जब आरबीसी का निर्माण होता है तो उसके बीचों बीच केंद्रक उपस्थित होता है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो आरबीसी के अंदर एब्सेंट होती है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होने के कारण जो न्यूक्लियस की संरचना है वो कुछ टूटी फूटी दिखाई देने लग जाती है जब ये विकसित होती है, और जब ये पूर्ण विकसित होती है तो न्यूक्लियस का एंड हो जाता है, वो दिखाई नहीं देता। अब ये क्वेश्चन जो है वो आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछ लिया गया है, इसलिए आपने इसे एकदम पक्के तरीके से याद कर रखा है, यानी कि इसका रट्टा मार रखा है। तो अब दूसरा क्वेश्चन जो है
वो आएगा, क्योंकि ये तो आपने याद कर लिया है एकदम से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का उदाहरण जो है वो पूछा जाएगा। ये भी पूछ सकते हैं वैसे, लेकिन जो दूसरा है वो अभी उसका किसी को पता नहीं है, इसलिए वो पूछेंगे। तो सीव ट्यूब सेल होती है, किसके अंदर होती है? फ्लोएम के अंदर। फ्लोएम क्या होता है? फ्लोएम होता है एक टिश्यू। तो सीव ट्यूब सेल होती है फ्लोएम के अंदर। इसके अंदर भी जो है वो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इसकी लाइफ साइकिल में कभी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। वही आरबीसी वाली प्रोसेस इसी के अंदर होगी। जब ये इसका निर्माण होगा तो इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट होगी। और जब ये विकसित होगा, जब ये कोशिका विकास करेगी तो इसके अंदर न्यूक्लियस टूटी फूटी संरचना में दिखाई देने लग जाता है। और जब ये पूर्ण विकसित होती है तो इसके अंदर न्यूक्लियस का एंड होने लगता है, यानी कि न्यूक्लियस जो है वो दिखाई देना बंद हो जाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो मैच्योर सीव ट्यूब सेल हैं इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, एब्सेंट होता है। तो फ्लोएम के अंदर ये सेल्स होती है, जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर फ्लोएम होता है, प्लांट्स के अंदर फ्लोएम होता है। और फ्लोएम के अंदर क्या होती है? सीव ट्यूब सेल होती है। सीव ट्यूब सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, मैच्योर सीव ट्यूब सेल के अंदर। फ्लोएम क्या होता है? फ्लोएम होता है टिश्यू, उत्तक। आप सभी को पता है फ्लोएम होता है टिश्यू। और कौन सा उत्तक? जो भोजन का परिवहन करता है उसे फ्लोएम टिश्यू कहते हैं। चलिए, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया और यही बता रही हूँ कि जो न्यूक्लियस है वो कोशिका के बीचों बीच प्रेजेंट होता है। तो क्या सभी कोशिका के अंदर और हमेशा ही जो न्यूक्लियस है वो कोशिका के बीचों बीच प्रेजेंट होगा? बिल्कुल नहीं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोशिका के बीचों बीच ही न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। इसके लिए हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। एक तरफ तो लेते हैं हम एनिमल सेल, जंतु कोशिका, और दूसरी तरफ लेते हैं प्लांट सेल, यानी कि पादप कोशिका। तो जंतु कोशिका, मान लीजिए ये है जंतु कोशिका, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सेंटर में होता है, ठीक है। जंतु कोशिका के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और यहीं रहकर ये अपना काम करता है। इसका काम क्या क्या है? कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना सभी गतिविधियों को न्यूक्लियस का काम है। अब बात करते हैं प्लांट सेल की। इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कोशिका के बीचों बीच ये प्रेजेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं प्लांट सेल की। तो प्लांट सेल के अंदर क्या होता है? जैसे ये है प्लांट सेल, तो प्लांट सेल में यहाँ केंद्रक उपस्थित होता है साइड के अंदर। तो देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि केंद्रक जो है वो कोशिका के बीचों बीच ही प्रेजेंट हो। प्लांट सेल के अंदर साइड में केंद्रक उपस्थित होता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि जब मैंने आपको रिक्तिका पढ़ाई थी, वोक्यूल्स पढ़ाई थी, तब मैंने आपको बताया था कि जो जंतु सेल होती है, जंतु कोशिका होती है, उसके अंदर रिक्तिका छोटे छोटे पार्ट्स में प्रेजेंट होती है, तो वो कहीं भी एडजस्ट हो जाएगी पूरी सेल में। लेकिन जो प्लांट सेल होती है उसके अंदर रिक्तिका बड़े आकार की होती है और वो एकदम सेंटर में प्रेजेंट होती है। तो हम ये जो रिक्तिका है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? सेंटर में, जिसके कारण न्यूक्लियस कहाँ? साइड में प्रेजेंट होता है। इसी का कारण यही है कि जो रिक्तिका है वो प्लांट सेल के बीच में उपस्थित होती है, इसलिए केंद्रक साइड में प्रेजेंट होता है और ये साइड में रहकर ही अपना काम करता है, क्योंकि इसको काम तो करना पड़ेगा। तो ये साइड में रहकर ही अपने जो सेल वो गतिविधियां होती हैं उनको नियंत्रित करता है। न्यूक्लियस के अंदर जैसे आप बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो कोशिका से आपके क्वेश्चन आएंगे और केंद्रक से आपके क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन सबसे पहले तो ये कि जो केंद्रक है उसकी खोज किसने की? किसने? तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। और केंद्रक की खोज कब की गई? तो 1831 में। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो केंद्रक की खोज किसके अंदर की गई? तो आपका आंसर होगा जो ऑर्किड प्लांट्स हैं उनकी जड़ों में केंद्रक की खोज की गई। दूसरा ये कि जो केंद्रक है उसको नामकरण किसने किया? केंद्रक नाम किसने दिया? तो सेम साइंटिस्ट हो गए, रॉबर्ट ब्राउन ने ही केंद्रक नाम दिया था। उसके बाद आपका
क्वेश्चन आएगा आरबीसी वाला कि ऐसे कौन सी सेल्स है जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, तो आप करेंगे सीव ट्यूब सेल या फिर आरबीसी जो है। लेकिन मैच्योर मैमेलियन आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। आरबीसी की लाइफ साइकिल में कभी ना कभी तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसका जब निर्माण होता है तब न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं, एक लास्ट आपका क्वेश्चन ये आएगा कि जो केंद्रक है वो क्या हमेशा ही बीच में प्रेजेंट होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। केंद्रक जो है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि कोशिका के बीच में ही प्रेजेंट हो। तो न्यूक्लियस के अंदर इतना ही। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, आपने पढ़ा होगा। अब अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्लास पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड नेक्स्ट क्लास देखने के लिए बने रहिए तरणा पब्लिकेशन के साथ। थैंक यू।